नमस्कार। HACCP के भाग 3 जो है आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम HACCP के 7 सिद्धांतों में से 2 सिद्धांतों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2। पहला सिद्धांत जो है हैज़र्ड एनालिसिस है, जिसको कि हम कहते हैं खतरों का विश्लेषण या जोखिम का विश्लेषण। और दूसरा है CCP, डिटर्मिनेशन ऑफ CCP। CCP को तय करना, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को तय करना, यानी कि महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, इसको जो है तय करना। इसको कैसे तय करा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 2 सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हैसअप आगे चलती है। आगे और 5 सिद्धांत हैं जिसको भी जो है आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो कल तक पिछले वीडियो तक हमने क्या चर्चा करी थी? गाइडलाइंस चर्चा करी थी। अगर हम हैसअप को जो है अमल करना चाहते हैं किसी भी संस्थान में, तो अमल करने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। प्रबंधन, प्रतिबद्धता, पूर्वापेक्षाएं, कार्यक्रम, शिक्षा और प्रशिक्षण, इसके बारे में चर्चा करी। और हैसअप का जो प्लान है, HACCP का प्लान, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। हैसअप के प्लान को जो है कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें शामिल कुछ जो है पॉइंट्स, कुछ बिंदु के बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसमें कि हैसअप टीम को जो है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, खाद्य पदार्थ और उसके वितरण का वर्णन करना। ये सब चीज़ें जो है हैसअप को अमल करने से पहले संस्थान में जो टीम, यानी कि जो टीम जो है हैसअप को इम्प्लीमेंट कराने वाली जो टीम है, उनके पास ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ के इच्छित उपयोग और उपभोक्ताओं का वर्णन, कौन, आप कहाँ बेचना चाहते हैं, किसको बेचना चाहते हैं, कहाँ इस्तेमाल होगा वो खाद्य पदार्थ, उसके बारे में जो वर्णन करना ज़रूरी है। एक प्रवाह आरेख विकसित करें, डेवलप करना होता है। एक फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट में पूरी सिस्टमेटिकली जो है आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जो है आप उसका एक दस्तावेज टाइप का बनाएंगे, जिसमें कि क्लियरली लिखा होगा कि किस स्टेज के बाद क्या आती है। तो ये जो है ये प्रवाह आरेख आपको बनाना पड़ेगा। और प्रवाह आरेख की ऑन साइट वेरिफिकेशन करें, जाके एक जगह बैठ के करने से नहीं होता है। उसको जहाँ पे भी वो आप प्रोसेस में कुछ लिख रहे हैं कि इस जगह पे, फलाने जगह पे ये गर्म किया जाता है, तो आप वाकई में जाके वहाँ चेक करें, वेरीफाई करें कि वो प्रोसेस जो है वैसे ही होता है जैसे आप लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं। ये भी हमने डिस्कस करी थी। और इन 5 जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, इनको हैसअप प्लान के तहत जो है डिस्कस किया था हमने। अब हम जाते हैं पहला सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कंडक्ट है हैज़र्ड एनालिसिस, यानी कि जोखिम या खतरे का जो है पूरी तरह से विश्लेषण करना। ये एक तरीके से एक सूची बनानी होती है कि एक खाद्य पदार्थ में जो भी उसके उस खाद्य पदार्थ को बना के वितरण करने तक की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसको पूरे को जो है एक प्रवाह आरोप के बारे में आपने जो है पहले चर्चा करी थी, तो वो आप एक बना लें और उसमें जांचें कि खतरे का जो पदार्थ है या जोखिम वाला जो पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ में कहाँ पे, कौन सी कदम पे जो है शामिल हो जाती है, मिल जाती है या मिलने की संभावना है, उसको तय करते हैं। और ऐसे कितने ऐसे जोखिम भरा जो है पदार्थ हैं जो कि खाने में मिल जाया जा सकता है, उनकी एक पूरी सूची बनाएं। सूची बनाने के बाद आप उसके बारे में और विस्तार रूप में जो है अपने जो टीम आपने जो एकत्रित की है, जो संगठन आपने जो बनाई है, उनके साथ बैठ के तय करें कि भाई ये जो हमने सूची बनाई है खतरों की या खतरनाक पदार्थों की जो खाने में शामिल हो सकती है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सेवन करने से या ग्राहकों के जिसके सेवन करने से जो है ग्राहकों को
किस हद तक जो है नुकसान पहुंचा सकती है, किस किस्म की किस किस्म की चोट पहुंचा सकती है, कैसी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में पूरा एक विश्लेषण करें। उसके बाद तय होता है कि ये हैज़र्ड जो है वाक़ई में खतरनाक है या नहीं। तो इस कार्य में जो है ध्यान देने वाली बात क्या है, जितनी भी चीज़ें आपके संस्थान में, आपके कार्यक्रम, आपकी पूरी संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हैं, उन सबको जो है समझ के जो है चलना पड़ेगा। क्या-क्या चीज़ें, इंग्रीडिएंट्स और रॉ मटेरियल, यानी कि सामग्री जो पड़ती है, खाद्य पदार्थ बनाने में, पकाने में जो सामग्री पड़ती है, उसके बारे में जानकारी। उत्पाद भंडार यानी कि स्टोरेज, कहाँ पे, जहाँ पे भी आप खाद्य पदार्थ को जो है स्टोर करते हैं, खाना बनने के बाद या बनने से पहले, जो सामग्री भी अगर आप लेके कहीं पे जो है उसको उसके किसी भंडार में जो है स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जाँचना पड़ेगा। उसके वितरण कैसे किया जाता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अंतिम तैयारी, फाइनल प्रिपरेशन, आपने खाने को प्रिपेयर कर दिया, कंप्लीटली पैकेज होके जब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है, वहाँ तक जो है आपको डिस्कस करना है। यहाँ तक कि उपभोक्ता के द्वारा उपयोग, जो ग्राहक आपसे जो है उस खाने के पदार्थ को लेता है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है, इतनी तक जो है जानकारी आपको लेते हुए, इस जानकारी को नज़र में रखते हुए, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आप खतरों की उस, जितने भी पदार्थ हैं, खतरनाक पदार्थ हैं जो खाने में शामिल हो सकती हैं, उनकी जो है एक सूची बनाएंगे। ठीक है? तो ये हैज़ार्ड एनालिसिस यानी कि जो खतरों की जो विश्लेषण है, ये इसको जो है 2 भागों में जो है बाँटा गया है। पहला जो है हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और दूसरा जो है हैज़ार्ड इवैल्यूएशन। हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना, जो खतरे हैं या जोखिम है, उसको पहचानना और पहचाने हुए उस जोखिम की जो है पूरा विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना, ठीक है? इवैल्यूएट करना कि भई उससे होने वाली खतरा क्या है, तो उसकी मूल्यांकन करना। तो पहले तो आप पहचान रहे हैं, सूची बना के जो जो खतरे हैं, जो जोखिम है, उसको पहचान रहे हैं और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ये 2 भागों में जो है बाँटा गया है। तो हर एक भाग में क्या किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो खतरों को जो आप पहचानते हैं, पहचानने के इस कार्यक्रम में क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। हैसअप टीम, जो हैसअप की जो संगठित किया हुआ जो टीम है, जो संगठन है, वो जो है रिव्यू करती है। यानी कि टीम की समीक्षा में जो है ये देखा जाता है, किन के बारे में चर्चा किया जाता है, वो उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री, जो खाने के पदार्थ में या खाद्य पदार्थ में पड़ने वाली सामग्री जो इस्तेमाल किया जाता है, दाल है, चावल है, जो भी मसाले हैं, जो भी इस्तेमाल किया जाते हैं, उनका जो है पूरा विवरण लेके उसको समझने, क्योंकि देखिए आपकी जो जोखिम भरा जो पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ में जो मिल जा सकती है, वो कहाँ से आती है, उसकी भी पहचान करना ज़रूरी है ना? तो सूची बना लिया, फिर ये कहाँ से जो है एंट्री कर जाती है, प्रवेश कर जाती है खाद्य पदार्थ में, उसकी जानकारी रखने के लिए हर स्टेप को देखना पड़ेगा। तो उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री, क्या-क्या चीज़ें पड़ती हैं, उनके माध्यम से आती है, नहीं आती है। प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ, पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक चरण, हर एक स्टेप में आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बारे में चर्चा करें। उपकरण का इस्तेमाल किया जाता, कौन से इंस्ट्रूमेंट या औजार, इक्विपमेंट जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना। उनके माध्यम से तो नहीं आ जाते हैं कोई ऐसे जोखिम भरा जो है पदार्थ। अंतिम उत्पाद और भंडार और वितरण की अपनी विधि, फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बन गया, उस प्रोडक्ट को जो है आप कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं और स्टोरेज के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट तक जो है कैसे पहुंचाते हैं, किन हालातों में पहुंचाते हैं, इनको भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनको भी चर्चा में लाना पड़ेगा। उत्पाद का इच्छित उपयोग और उपभोक्ता, जो ग्राहक है, जो आपको खरीदार है, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, आपके बनाए हुए खाद्य पदार्थ को खरीदने वाला है और वो कैसे इस्तेमाल करने वाला है,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है जोखिम का जितने भी आपने लिस्ट बनाया हो उसको पहचानेंगे, एक सूची बनानी पड़ेगी आपकी। इस समीक्षा के आधार पर टीम संभावित इस कार्यक्रम में जो जोखिम को पहचानने का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में टीम जो है संभावित यानी कि प्रोबेबल हैजर्ड, संभावित जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरों की एक सूची विकसित करती है, एक लिस्ट बनाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर स्टेज में किस चीज़ से जो कोई फॉरेन प्रोडक्ट जो है खाद्य पदार्थ में जो मिल जाया जा सकता है, उसकी जो है लंबी सूची बनानी पड़ेगी, जिसे उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में पेश, बढ़ाए या नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, इन जो खतरों की जो है सूची जो बना रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको बनाने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि फलाने जो खतरनाक जो या खतरे वाले जो पदार्थ है, जो हज़ार्ड है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या केमिकल हो, इसको कहाँ पे जो है नियंत्रण में ला सकते हैं, कौन से चरण में जो है नियंत्रण में ला सकते हैं, तभी आपको जो है उसको उसकी समझ आएगी। ठीक है, ठीक। इसके बाद आती है हैजर्ड एवेल्यूएशन, वही जोखिम या खतरों की जो है विश्लेषण या मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है बेहतर होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो खतरा जिसकी आपने खतरों की जो पदार्थ हैं, जो खतरनाक पदार्थ हैं, फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, हम सिंपल जो है भाषा में कहें फॉरेन पार्टिकल है, जो खाने में प्रवेश कर जाती हैं, करने की संभावना है, ठीक है, वो जो है किस हद तक खाने में मौजूद होने से जो ग्राहक है उसको किस हद तक जो है नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जो है जानकारी हमें लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दो चीज़ों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी सिवियरिटी, सिवियरिटी मतलब किस हद तक जो है ये खतरा पैदा कर सकता है, वो सिवियरिटी है, और कितने ऑफन, कितनी जो है बार जो है ये इसके खाने में पाया गया है, कितनी बार जो है ये पदार्थ जो है, जो हैजर्ड आपने लिस्ट बनाया, वो खाने में कितनी बार जो है पहले इतिहास में जो है पाया गया था फलाने खाने में, उसको जो है ध्यान में रखते हुए। तो दो चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पदार्थ कितना खतरनाक हो सकती है और इसका खाने में पाए जा का संभावना जो है कितनी है, इन दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हैं। सो क्या-क्या चीज़ें जो हैं देखी जाती है, अगर ये दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर हम एवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो खाने को खाने की जो है खाने को तैयार करने की जो विधि है, उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन, उस खाने को जो है कैसे ले लाया जा सकता है जाता है, उसको कहाँ पे कैसे स्टोर किया जाता है, और जो इंसान उसको ग्रहण करने वाला है, इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए वो खतरे की मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें जब करके आप निकलते हैं, तब जाके आप जो है सही मायने में सीसीपी तय करने लायक होते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में इसको एक बार समझ लीजिए। तो अब हम हैज़ार्ड एनालिसिस जब करते हैं, उसका एक उदाहरण हमने जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हिंदी में भी है, मैं अंग्रेजी में पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ताकि आप उसको आगे हिंदी में पढ़ के विस्तार रूप में समझ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ ही जाएगी, मैं इसको आपको क्लियरली समझा देता हूँ। तो हैज़ार्ड एनालिसिस स्टेज में जैसे हमने बताया, दो स्टेज हैं। स्टेज 1 हैज़ार्ड का आइडेंटिफिकेशन, खतरों का जो है पहचान करना। दूसरा हैज़ार्ड एवेल्युएशन यानी कि खतरों का जो है मूल्यांकन करना, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम हैज़ार्ड की आइडेंटिफिकेशन करें, ये एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, दो इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है, दो प्रोडक्ट लिए हुए हैं। पहला प्रोडक्ट है एक सैंडविच और दूसरा जो है वेज सैंडविच। एक सैंडविच और वेज सैंडविच, दो प्रोडक्ट लिए। इसमें जो है पहला प्रोडक्ट एक सैंडविच लेके चलते हैं, यहाँ पे जो इन्होंने खतरा जो पहचाना गया है वो है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला जो है कीटाणु का नाम, ये कीटाणु जो है खतरा है। तो कैसा खतरा है आगे चर्चा हम करेंगे, बट एक सूची के अनुसार ये
सैल्मोनेला जो है इस खाने वाली खाद्य पदार्थ में जो है मौजूद होने की संभावना है, इसकी इन्होंने एक सूची में जोड़ दिया। एक उदाहरण लेके चल रहे हैं हम, एक प्रोडक्ट, और उस एक प्रोडक्ट में एक जो है खतरनाक जो है पदार्थ या जोखिम भरी जो है पदार्थ जो फॉरेन है, खाने का हिस्सा नहीं है, वो शामिल होने को एक उदाहरण लेके चलते हैं। वेज सैंडविच में इन्होंने जो है एक और कीटाणु का नाम लिया है जिसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये भी एक कीटाणु है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, प्रोडक्ट में सैंडविच ले लिया, एक वेज और एक एग। एग सैंडविच में साल्मोनेला कीटाणु को जो है खतरा मान के चल रहे हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस को जो है वेज सैंडविच में खतरा मान के चल रहे हैं। ये पहचान कर लिया आपने कि ये खतरा जो है इस प्रोडक्ट में, इस खाद्य पदार्थ में मौजूद हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। इसमें साल्मोनेला और इसमें स्टेफिलोकोकस और ये दोनों ही कीटाणु हैं, ये ध्यान रखिएगा। साल्मोनेला वाली जो जीनस है ये हमें जो है टाइफॉइड बीमारी पैदा कर सकती है, इंसान में जो है टाइफॉइड की बीमारी जो है पैदा कर सकती है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है फूड पॉइजनिंग जो है पैदा कर सकती है, ठीक है। नाउ अब दूसरा स्टेज पे आते हैं, वो क्या है, हैजर्ड की एवेल्यूएशन, यानी कि हैजर्ड की मूल्यांकन करना। इसको जो है सवालात जो है ऐसे पूछ के जो है एनालिसिस करें, ऐसे सिवियरिटी ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंस इफ पोटेंशियल हैजर्ड इज नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये सैल्मोनेला को यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं करते, कहीं पे भी इस पूरी प्रक्रिया में, खाद्य पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं पे भी अगर हमने सैल्मोनेला पे रोक नहीं लगाई तो उससे होने वाली जो खतरा है वो कितना भयानक हो सकता है, ठीक है, उसकी जो है एक असेसमेंट करना, ठीक। अब सैल्मोनेला को लेके चलते हैं एक सैंडविच में। सैल्मोनेला जो है सैल्मोनेलोसिस, जैसे मैंने बताया टाइफॉइड जो है इज ए टाइप ऑफ सैल्मोनेलोसिस जो पैदा होती है। इट्स अ फूड बॉर्न इन्फेक्शन कॉजिंग मॉडरेट टू सिवियर एंड दैट कैन बी कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू सेल्स ऑफ सैल्मोनेला। सिवियरिटी क्या है, ये टाइफॉइड या सैल्मोनेलोसिस बीमारी पैदा कर सकती है महज कुछ सैल्मोनेला के बैक्टीरियल सेल्स को खाने के साथ ग्रहण करने से ये बीमारी होने की संभावना है, यानी कि ये इतना जो है सिवियर है। हजारों की तादाद में या लाखों करोड़ों की तादाद में इस बैक्टीरिया की कीटाणु को जो है ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। एक आध भी जो है खाने के साथ आपके शरीर में चला जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी पैदा कर सकती है, ठीक है। तो ये इसकी सिवियरिटी है, ये इतना गंभीर है। वही जो है हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस को लेके चलें, कुछ स्ट्रेन, सभी स्टेफिलोकोकस ऑरियस नहीं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की भी बहुत सारी वैरायटी हैं, स्ट्रेन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ जो है ये एंटीरोटॉक्सिन टॉक्सिन बनाती है, ठीक है। और ये टॉक्सिन को अगर हम खाने के साथ ग्रहण करते हैं, सिवियर नहीं, बहुत हल्का फुल्का जो है पेट खराब, दस्त, थोड़ी बहुत दस्त या उल्टी जो है होने की संभावना है, वो जो कि अपने आप जो है कंट्रोल में हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा परहेज करें, संभाल कर लें, तो अपने आप जो ये कंट्रोल हो जाती है। तो सैल्मोनेला के मुकाबले स्टेफिलोकोकस ऑरियस इतना खतरनाक नहीं है, इसकी गंभीरता इतनी नहीं है जितनी सैल्मोनेलोसिस की है, ठीक है। डिटरमाइन लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड इफ नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। अगर हम नियंत्रण ना रखें खाने के पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में, तो ये जो हैजर्ड है सैल्मोनेला जो है ये खाने में प्रिपेयर्ड फाइनल प्रोडक्ट में जो है इसमें मौजूद होने की संभावना कितनी है उसको जो है उसको परखना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें एक क्लियर समझा रहे हैं, देखिए, प्रोडक्ट इज मेड विथ एग्स, अंडे को इस्तेमाल करके, एग सैंडविच मतलब अंडा पड़ता है, ठीक है। और अंडे में ये थियरी कहती है अंडे में ज्यादातर सैल्मोनेला का होना संभावित है, नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि अंडे के छिलके के ऊपर, ठीक है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद होती है, ये नॉर्मल। तो ये हिस्ट्री में ये भी है, इतिहास में ये भी दर्ज है, रिकॉर्डेड है
कि अंडे के प्रोडक्ट के माध्यम से सैल्मोनेला फैलती है और सैल्मोनेलोसिस बीमारी, टाइफॉइड बीमारी होने की जो है रिकॉर्ड है अंडे के प्रोडक्ट के माध्यम से। इसका मतलब हिस्ट्री गवाह है, ये कहती है कि हाँ ये खतरा बन सकती है। तो सैल्मोनेला जो है कच्चे अंडे के साथ नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ सकता है, इसकी संभावना है। तो ये एक बड़ा खतरा है। वही अगर हम वेज सैंडविच में स्टेफिलोकोकस ऑरियस को लेके चलें, प्रोडक्ट में भी कंटामिनेट विद स्टेफिलोकोकस ऑरियस ड्यू टू ह्यूमन हैंडलिंग। जो इंसान, जो व्यक्ति जो है वो सैंडविच को बनाते में उसको हैंडलिंग जिस तरीके से करता है, उससे जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है खाने में प्रवेश कर जाती है, उसकी संभावना है। उसके अलावा ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है उसमें भी एक आध वैरायटी, मैंने बताया एक आध स्ट्रेन ही जो है ये टॉक्सिन बनाती है। वो भी कब बनाती है? जब स्टेफिलोकोकस ऑरियस की तादाद जो है 10 लाख, 1 ग्राम में 10 लाख से ज़्यादा जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, तब जो है वो टॉक्सिन को पैदा करती है। तो इसके मायने, सैल्मोनेला के मायने स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है इतनी जो है गंभीर नहीं है। गंभीर है बट इतना नहीं है जितना सैल्मोनेला है। इसमें संख्या ज़्यादा चाहिए, इसमें एक आध भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, गंभीर है। ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन आपने जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है, इसके आधार पर टीम को भी तय करना है, हैसब की टीम को तय करना है कि क्या ये सैल्मोनेला हैजर्ड है या नहीं, पोटेंशियल हैजर्ड है या नहीं। तो सैल्मोनेला तो हैजर्ड में आ ही जाएगा, हैजर्ड मस्ट बी एड्रेस्ड इन द प्लान। बट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है उसको इतना एड्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतना गंभीर नहीं है जितना ये सैल्मोनेला है। तो हैजर्ड एनालिसिस का जो है पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही जो है किया जाता है। तो यहाँ पे तो हमने एक प्रोडक्ट लिया और एक प्रोडक्ट में मौजूद होने की होने वाली जो संभावित हैजर्ड है, खतरा है, उसको एक उदाहरण के लिए लेके चले। यहाँ पे वेज सैंडविच को लिया और स्टेफिलोकोकस को लिया उदाहरण के लिए। ऐसे सैल्मोनेला जैसे और भी बहुत सारे पदार्थ जो हैं, जो खतरनाक चीज़ें हैं जो एक सैंडविच में मौजूद हो सकती हैं, उन सब की जो है सूची बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सैल्मोनेला किसके माध्यम से आ रहा है? अंडे के माध्यम से आ रहा है। कच्चे अंडे के जब हम यूज़ करते हैं उसके माध्यम से आ रहा है। तो हम सैंडविच में बहुत सारी चीज़ें और भी मिलाते हैं, तो उनके माध्यम से क्या-क्या जो है कीटाणु या ऐसा कोई फॉरेन पदार्थ खाद्य पदार्थ में मिल जाया जा सकता है, उनकी एक सूची बनाना ज़रूरी। और उनको भी जो है ऐसे ही डिस्कस करके डिसाइड करना पड़ेगा हैसब टीम को कि खतरा है या नहीं। ठीक? इसी को जो है हमने हिंदी में समझाया हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर देता हूँ, एक बार पढ़ के आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे सीसीपी पे जाते हैं, यानी कि दूसरे प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे जाते हैं। सीसीपी, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को हमने हिंदी में पढ़ा था महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। ये दूसरा सिद्धांत है। A critical control point is defined as a step at which control can be applied in essential to prevent or eliminate of food safety hazard or reduce it in an acceptable level. ये एक ऐसा चरण है, पूरे खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक चरण है, जिस चरण में जो आपने जो जोखिम भरा जो पदार्थ जो आपने आइडेंटिफाई किया है, आपको पता है कि खाने में मौजूद होने की संभावना है और उसमें उसको उस पे रोक लगाने की आवश्यकता है। तो कौन सा वो कदम है जिसमें कि आप उस हैजर्ड को, उस खाद्य पदार्थ में मिल जाने वाले जोखिम भरे पदार्थ को जो है रोक लगा रहे हैं? वो जो कदम है उसको हम सीसीपी कहते हैं। वो जो स्टेप है उसको हम सीसीपी कहते हैं। पूरे स्टेप्स में 10 स्टेप होंगे, 10 स्टेप में से तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, कौन से स्टेप में जो है आप उस हजार्ड को जो है हजार्ड पे नियंत्रण पा रहे हैं,
उसको रोक रहे हैं या हटा दे रहे हैं बिल्कुल, वो जो स्टेप है उसको हम सीसीपी कहते हैं। तो सीसीपी को कैसे कौन से स्टेप में जो है आप एलिमिनेट कर रहे हैं हैजार्ड को, वो जो है हमें तय करना है। उसका एक पूरा का पूरा प्रणाली है, वो ये प्रणाली है। इसको मैं हिंदी में आपको समझाते हुए दिखाते हुए समझा देता हूँ। कुछ सवाल जवाब की जो है एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के आधार पर आप तय करते हैं। हर एक स्टेप पे जो है ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। ये प्रोसीजर को जो है, अगर 10 स्टेप हैं, 10 कदम हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हर एक कदम पे जो है इन सवालातों को जो है आपको पूछना है, इसको समझना है और तय करना है कि वो स्टेप सीसीपी बन सकता है या नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, क्या इस कदम में एक खतरा शामिल है जिसके घटने की संभावना है और ये गंभीर है कि इसे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये सवाल है। आपने स्टेप 1 लिया, वो स्टेप 1 लेके उस स्टेप 1 में जो है आप ये सवाल पूछिए। पहले सवाल, इस स्टेप में, इस कदम में क्या कोई खतरा शामिल है जिसकी घटने की संभावना है और उसकी गंभीरता भी है और उसके वजह से उस पे नियंत्रण करना जरूरी है उस कदम पे। ये सवाल पूछिए। अगर सवाल का जवाब नहीं है, इस कदम पे कोई खतरा नहीं है या खतरा शामिल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे उस अगर शामिल हो भी रहा है तो उससे होने वाली गंभीरता इतनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो कदम जो है सीसीपी नहीं है, वहीं पे रोक जाइए, खत्म हो जाती है वो स्टेप का। अगर आपने देखा कि ये कदम जो है, हाँ इसमें कोई खतरनाक पदार्थ जो है शामिल हो सकता है, मौजूद हो सकता है, और आगे जाके वो गंभीर पूर्वक जो है कोई घटना घट सकती है उसके उस खाद्य पदार्थ में मौजूद होने से। अगर ये आपने क्लियर कर लिया, इसका सवाल का जवाब हाँ है, तो अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या इस कदम पर खतरे का नियंत्रण मौजूद है। उस कदम पे क्या आप उस खतरे को नियंत्रण कर सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, अगर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं उस खतरे पे, तो क्या सुरक्षा के लिए इस कदम पर नियंत्रण आवश्यक है। आप दूसरे सवाल पे जाए, क्या सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस कदम में क्या कहते हैं इस कदम में जो है नियंत्रण पाने की जो है आवश्यकता है। अगर नहीं है तो वो कदम सीसीपी नहीं है, वापस आप रुक जाइए, वो सीसीपी नहीं है, खत्म कर दी। अगर है तो ऊपर आपने क्या किया, आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपने तय किया कि नियंत्रण जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं बट आपके हिसाब से नियंत्रण करना जरूरी है, हाँ, तो वो पूरी जो है चरण को, प्रक्रिया में जो है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। ये जो स्टेज है, ये स्टेज को जो है उस कदम में जो है सुधार लाने की आवश्यकता है, उसकी तरफ आपको आपकी ध्यान जानी चाहिए। अगर उस कदम में नियंत्रण पाने की जो है कोई तरीका है, ठीक है, जो खतरे को जो है उस कदम में जो है नियंत्रण किया जा सकता है, अगर इसका सवाल हाँ है, तो क्या उपभोक्ता के लिए खतरे के जोखिम को रोकने, समाप्त करने या कम करने के लिए इस कदम पर नियंत्रण आवश्यक है। ग्राहक को नज़र में रखते हुए, उसकी सुरक्षा को नज़र में रखते हुए, क्या उस कदम में सुरक्षा को नियंत्रण को रखना जरूरी है। अगर हाँ, उस कदम में जो है ग्राहक को नज़र में रखते हुए, उसकी सुरक्षा को नज़र में रखते हुए खतरे की जो है नियंत्रण करना जरूरी है उस कदम में, तो वो सीसीपी है। अगर नहीं है तो सीसीपी नहीं है, अब रुक जाइए। तो ये एक सिंपल उदाहरण है। इन्हीं सवालों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक कदम है,
पूरे जो है 10 कदम होती है किसी चीज़ को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, उसमें से हर एक कदम में जो है रुक के ये सवालात पूछने पड़ेंगे। इसके लिए तय करने के लिए कि वो कदम जो है सीसीबी बन सकता है या नहीं। तो इन्हीं सवालातों के आधार पर जो है आप तय करते हैं किसी कदम को, अगर वो सीपी है या सीसीबी बन सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसी को हम सीसीपी डिसीजन ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले तो आप जो खतरे हैं उनकी जो है एक सूची बना रहे हैं और उस खतरे का जो है पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस खतरे के खाने में मौजूद होने से कितनी जो है गंभीर जो है समस्या खड़ी हो सकती है, ग्राहकों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है ये, वो तय कर रहे हैं। और ये जो खतरा है ये खाने में पाए जाने की संभावना कितना है, वो तो रिकॉर्ड आपको चेक करके पता चलेगा। ठीक है, पिछले रिकॉर्ड को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड जो है बहुत जरूरी होता है। ये तय करने के बाद आप ये तय करिए कि वो जो आपने खतरा निर्धारित कर लिया, ये खतरा है, ये ग्राहकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो आप कैसे तय करेंगे कि कहाँ पे उसको जो है रोक लगा सकते हैं। उसी को हम ये सीसीपी कहते हैं, जो रोक लगाने वाली जो कदम है उसी को हम सीसीपी कहते हैं। और वो सीसीपी को तय कैसे किया जाता है, डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कौन सा कदम सीसीपी बन सकता है, उसके लिए जो है ये डिसीजन ट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर दिस वीडियो। इतना काफ़ी है, इस पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में जो है हम बाकी सिद्धांतों को भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसके मुकाबले वो काफ़ी हल्के होंगे, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।